सुबह ऑफिस के लिए घर से ऐसे निकलते हो जैसे जेल से कैदी निकलता हो। पूरे घर की जिम्मेदारी तो मुझे उठानी पड़ती है, फिर तुम्हें घर में अच्छा क्यों ही लगेगा? बोलो, आखिर यहाँ तुम्हारा अपना है कौन? बीवी बच्चे तो तुम्हारे अपने हैं नहीं, तुम्हारे अपने तो बस अम्मा बाबूजी हैं, बस। अब दफ्तर में आपको क्या ही काम रहता है, ये मैं भी जानती हूँ। ये क्यों नहीं कहते कि वहां जाकर फोन पर अपने अम्मा बाबूजी से जी भर के मेरी शिकायत जो करनी होगी, क्योंकि वहां कोई आपको देखेगा नहीं। पर इतना याद रखो रवि बाबू, लौटकर तो घर ही आओगे ना। कुमुद फोन पर अपने पति रवि से कहती है। रवि बोला, ये कैसी बात करती हो? अगर मैं सिर्फ अम्मा बाबूजी के बारे में सोचता तो क्या उन लोगों को गांव में छोड़कर तुम लोगों के साथ शहर में रहता? तुम्हारे आराम और बच्चों की भलाई के लिए मैं तुम लोगों को अपने साथ रखता हूँ, फिर भी तुम हर वक्त मेरे माँ बाप को लेकर मुझसे झगड़ती रहती हो। आखिर उन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? अरे वो भी तो तुम्हारे अपने हैं, कोई दुश्मन नहीं है। कुमुद गुस्से में बोली, वो मेरे कोई अपने वपने नहीं है, वो तो मेरे लिए बस बोझ हैं। जब तक रहेंगे तलवार की तरह मेरे सिर पर लटकते रहेंगे। अब देख लेना, महीना भर हो गया ना कोई डिमांड लेकर फिर फोन करेंगे या यहाँ आ धमकेंगे और बोलेंगे, बेटा रवि आज हैंडपंप लगवाना है, कुछ पैसों की जरूरत है, या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, क्योंकि बहानों की तो उन लोगों के पास कोई कमी ही नहीं है। रवि बोला, सुबह भी तुमने बहस करके मुझे दफ्तर भेजा था, अब फोन किया है तो जरूरी बात बताओ, वरना फोन रखो, क्योंकि तुम्हारे पास अम्मा बाबूजी की शिकायत के अलावा कोई बात कहाँ रहती है। कुमुद बोली, हमें भी कोई शौक नहीं है फोन करके आपसे बतियाने का, बस इसलिए फोन किया था कि हमारे खर्चे तो याद रहते नहीं, कम से कम LIC का प्रीमियम जो जमा करना है वो कर देना, भूल मत जाना। इतना कहकर कुमुद ने फोन रख दिया। पत्नी से बात करके कुछ पुरुषों का उत्साह बढ़ता है तो वहीं कुछ पुरुष निराश हो जाते हैं। उनमें से एक रवि भी है। शाम में थका हारा रवि ऑफिस से घर आया, ये सोचकर कि बात आई गई होगी। तभी उसकी नजर सामने रसोई में खड़ी कुमुद पर पड़ी। वो अभी भी कुछ उखड़ी उखड़ी ही नजर आ रही थी। रवि ने कुछ नहीं कहा और हाथ मुंह धोने चला गया। जैसे ही वो तौलिए के लिए कुछ कहता, उससे पहले ही कुमुद ने बिना बोले तौलिया आगे कर दिया। रवि बोला, कुमुद क्या बात है, अभी भी तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। कुमुद ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है, फिर चाहे बेटी ड्राइंग क्लास से फीस ना देने की वजह से बेइज्जत होकर आ गई हो, या फिर बेटे को बस का किराया ना देने की वजह से पैदल स्कूल जाना पड़ता हो, आपको क्या है? आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने और 8 बजे आने और फिर चद्दर तान कर सो जाने के अलावा कोई चिंता ही नहीं है, और ना ही मेरा कोई ख्याल है। बस ख्याल है तो अपने अम्मा बाबूजी का, उन्हीं की चिंता में ही बस डूबे रहो। कभी आपने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियां, ये उम्र से पहले पकते हुए बाल, अरे जवानी में ही बुढ़िया नजर आ रही हूँ। सभी औरतें पार्लर जाती हैं, पर मैं आज तक पार्लर के दरवाजे तक नहीं जा पाई, सिर्फ आपकी वजह से। और ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तप रहे हैं, कूलर की हवा अब काम नहीं करती, एक पुराना एसी लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही है आपकी, तो फिर दफ्तर जाते ही क्यों हो? रवि चुपचाप कुर्सी पर नजरें झुकाए कुमुद की बातें सुन रहा था और अपनी नाकामयाबी पर शर्मसार हो रहा था। फिर रवि उदास स्वर में बोला, मैं बच्चों की परवरिश और तुम्हारी जरूरत तक का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूँ, ये मेरा दुर्भाग्य भी तो है। कहने को देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे तुमसे कहूँ कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से अगर मैंने तनख्वाह बढ़ाने की बात की तो कंपनी मुझे बाहर का रास्ता दिखा देगी। और जरूरतों का क्या है, वो तो कभी कम नहीं होती। मैं उन्हीं जरूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। अब तुम भी मेरी तकलीफ नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? अब ये सब परेशानी तो मैं अम्मा बाबूजी से कह नहीं सकता। तुम जानती हो, बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आज आसमान छू रही है और पगार बढ़ने का नाम नहीं ले रही। पगार बढ़ने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है कि नौकरी कभी भी जा सकती है, क्योंकि काम नहीं है ऑफिस में। इसलिए वही पुरानी पगार पर काम करना मेरी मजबूरी बन चुका है। ऐसे में मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। कुमुद बोली, अच्छा तो जब अम्मा बाबूजी का फोन आता है तो उनसे आप ऐसे क्यों कहते हैं कि हम बड़े मजे में रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है? उनको सब बताते क्यों नहीं है? रवि बोला, तुम्हें क्या लगता है
बाबूजी को बताकर क्या होगा, बेकार में वो भी परेशान हो जाएंगे। पर मुझे तो लगता है कि जो अम्मा बाबूजी मेरे चेहरे को देखकर मेरी परेशानी को भांप जाते थे, कहीं वो मेरी आवाज सुनकर समझ ना गए हो। ईश्वर करे वो ना समझे हो, वरना मुझे ये लगेगा कि मैं किसी काबिल नहीं। कुमुद कुछ कहती कि उससे पहले ही दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो अम्मा बाबूजी थे। अपने दादाजी को देखकर बच्चे तो खुशी से उछल पड़े, लेकिन रवि की सांसें तेज हो गई। कुमुद ने फिर से रवि की तरफ गुस्से में देखा और बोली, लो आ गए एक और बोझ डालने के लिए। अब ऐसे अचानक आए हैं तो जरूर कोई आर्थिक समस्या लेकर ही आए होंगे, कुछ देने तो कभी आएंगे नहीं। रवि कुमुद से नजरें चुराने लगा और कुछ कह भी नहीं पाया। कहता भी क्या, स्थिति उसके पक्ष में जो नहीं थी। बस उठकर अपनी माँ कमला जी और पिता मोहन बाबू के पास गया और उनसे भी नजरें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श करके उन्हें बैठने को कहा। कुमुद ने भी ऊपरी मन से उन्हें प्रणाम किया और खाने की तैयारी के बहाने किचन में चली गई। थोड़ी देर में रवि कमला जी से बोला, अम्मा जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। मैं जरा तैयारी देख कर आता हूं। इतना कहकर रवि रसोई में चला गया। रवि के रसोई में आते ही कुमुद गुस्से में बोली, बाबूजी जरूर किसी आर्थिक मदद की उम्मीद से यहाँ आए होंगे। ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को कोई याद नहीं करता, देने के नाम पर उनका नंबर आता है, और जब कोई जरूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ ही क्यों आ जाते हैं। कुमुद गुस्से में लगातार बोले जा रही थी तो रवि बोला, अब बस भी करो, कितना बोलोगी। एक तो समय मेरा मजाक उड़ा रहा है, अब तुम भी साथ नहीं दोगी तो मेरा दम घुटने लगेगा। तुम अभी के लिए शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी और बच्चों की सब जरूरतों को पूरा कर दूंगा। पर अभी के लिए अम्मा बाबूजी का मन रख लो। उनके सामने घर में क्लेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ जाना हो जाएगा। तो हाथ जोड़ता हूं तुमसे, बहुत दूर से आए हैं वे लोग, अब उनके खाने का इंतजाम करो। कुमुद बोली, घर की परेशानी तुम्हें परेशान कर देती है, और अम्मा बाबूजी आए हैं तो तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो। अगर उन्होंने पैसे मांगे तो कहां से दोगे, भीख मांगकर या खुद को गिरवी रख के। रवि बोला, ये मेरा फर्ज है, क्या करूंगा क्या नहीं वो मैं देख लूंगा। तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ और जितना कहता हूं उतना करो। कुमुद शांत हो गई। वो खाना लाकर टेबल पर लगाने लगी तो कमला जी बोली, बहुरिया लाओ मैं मदद करवा देती हूँ। ऐसे तो पूरे घर की जिम्मेदारी तुम ही संभाल रही हो। सच कहा है किसी ने, औरत अगर समझदार हो तो कम पैसों में भी घर की परेशानी को अपने आंचल में छुपा लेती है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे रवि की पत्नी हो। इतना कहकर कमला जी ने कुमुद के हाथ से बर्तन लिया और जाकर टेबल पर लगाने लगी। उनके जाते ही कुमुद बड़बड़ाने लगी, आ गए हैं मेरा बोझ बढ़ाने के लिए और कहते हैं मेरी मदद करेंगे। अरे करनी ही है तो पैसों से मदद करो, ये सब तो मैं खुद भी कर लूंगी, बड़े आए मदद करने वाले। इतना बड़बड़ाकर वो रसोई में जाने लगी और इधर डाइनिंग टेबल पर रवि अपने बच्चों और माता पिता के साथ खाना खाने बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। रवि बोला, अम्मा बाबूजी आप लोग यहाँ अचानक, क्या कोई बात है या कोई परेशानी है तो बेझिझक बताइए, और अब इस बार आप लोग आए हैं तो आराम से रहिए, जाने की बात मत कीजिएगा। अपने पति की ये बातें सुनकर उधर रसोई में कुमुद आग बबूला हो रही थी। अम्मा ने मुस्कुराकर रवि के सिर पर हाथ रखा और बोली, मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें सदा स्वस्थ और सुखी रखे। तुम बहुत बड़े हो गए हो और बहुत समझदार भी, तभी तो खुद परेशानी में होकर भी हमारी तकलीफ पूछ रहे हो, क्यों जी। इतना कहकर कमला जी मुस्कुराने लगी। मोहन बाबू बोले, नहीं बेटा, गांव में बहुत काम है, इसलिए अभी रात की गाड़ी से ही हम वापस जाएंगे, यहाँ रुक नहीं पाएंगे। वो तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी, इसलिए उसे अपने साथ ले आया, वरना इसे मैं नहीं लाता। और पिछले कुछ महीनों से तुम फोन पर टूटी फूटी बातें करते थे, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। ये तुम्हारी बचपन की आदत है, इसलिए तुम्हारी अम्मा के जोर देने पर मुझे यहाँ आना पड़ा, और फिर बच्चों से मिले हुए भी तो बहुत दिन हो गए थे, तो सोचा मिलकर आ जाता हूँ। रवि ने नजरें चुराते हुए पहले रसोई की तरफ देखा तो कुमुद रसोई की चौखट पकड़े हुए सबकी तरफ ही देख रही थी।
कि अब बाबूजी क्या मांगेंगे। फिर रवि उनसे बोला, नहीं बाबूजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, यहाँ सब ठीक है। मनोहर बाबू बोले, मैं जानता हूं बेटा, तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इतना कहकर मनोहर बाबू ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली और रवि की ओर बढ़ा दी। ये देखकर रवि अवाक सा सकते में आ गया। एक पल के लिए वो निशब्द रह गया। अचानक से उसके मुंह से निकला, बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। मोहन बाबू बोले, अरे पकड़ो भी, अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हुए हो कि हमारे दिए हुए आशीर्वाद को ग्रहण ना कर सको। वैसे भी इस बार फसल अच्छी हुई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। और बेटा, अगर कोई दिक्कत आती है तो तुमसे ही तो मांगते हैं, और अब जब पैसे आए हैं तो क्या उन पैसों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं? इतना कहकर मनोहर बाबू ने कुमुद की तरफ देखा तो कुमुद की आंखें भी भर आई थी। वो भी आश्चर्य से उन लोगों को देख रही थी। शायद कुमुद को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी कमला जी ने अपने आंचल की गांठ से कुछ पैसे निकाले और कुमुद को देते हुए बोली, बहुरिया, ये तुम रखो। गृहिणी को अपने हाथ में भी कुछ पैसे रखने चाहिए। अब रवि के बाबूजी अगर अपने बेटे को दे सकते हैं तो क्या मैं अपनी बहू को आशीर्वाद नहीं दे सकती? और ये पैसे मैंने अपने घर खर्च से बचाए थे, तो इस पर तो मेरा अधिकार है, क्यों जी? मोहन बाबू बोले, बिल्कुल कमला, बच्चों की परेशानी को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और बुरे वक्त में माता पिता ही तो साथ खड़े होते हैं। बस एक बात कहूंगा बहू, कभी हमें बोझ मत समझना। हाँ, बोझ तो हम तब होंगे जब इस दुनिया से जाएंगे और अपने बेटों के कंधों पर होंगे, तब शायद उनका बोझ बढ़ेगा। हाँ हाँ। कुमुद की नजरें झुकी हुई थी। वो कमला जी के पैर पकड़कर बोली, अम्मा जी, आप बहुत अच्छी हैं। अगर कभी मेरी किसी बात से आपको दुख हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रवि की भी आंखें भर आई थी और उसे बचपन के दिन याद आ गए। रवि बोला, बाबूजी, याद है आपको जब आप हमें स्कूल छोड़ते वक्त ऐसे ही हाथ में 4 आने पकड़ा दिया करते थे? पर बस अंतर इतना होता था, उस वक्त मेरी आंखें झुकी हुई नहीं बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी। मोहन बाबू बोले, बेटा, स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। अब जब मौसम बदलता है तो स्थिति भी तो बदलती ही रहेगी, और तुम्हारी नजरें आज भी नीची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। समय है, आज खराब है तो कल अच्छा भी होगा, इतना याद रखना। इतना कहकर वो लोग बच्चों को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। आज कुमुद की आंखों में आंसू थे। वहीं रवि गर्व से अपने माता पिता को जाते हुए देख रहा था। कुमुद रवि से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी। जो आज तक मैंने अपने सास ससुर को बोझ समझा, आज उन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। मैं आपको वादा करती हूँ, आज के बाद आप मेरी किसी बात से निराश नहीं होंगे। मैं भी अम्मा की तरह हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहूंगी। बस एक आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए, वरना मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी और कभी आईने के सामने खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। रवि ने मुस्कुराते हुए कुमुद को माफ कर दिया और गले से लगा लिया और बोला, याद रखो कुमुद, बच्चों के लिए माँ बाप बोझ बन जाते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं बनते। वो हमेशा उनका ध्यान रखते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो साथ नहीं छोड़ते। यही बात अब तुम्हें हमारे बच्चों को समझानी होगी। कुमुद बोली, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बस भगवान मुझे माफ कर दे, क्योंकि जिन सास ससुर को मैंने आज तक बोझ समझा, उन्होंने ही हमें बुरे वक्त से निकाला और मुझे एहसास दिलाया कि माँ बाप कभी बच्चों पर बोझ नहीं होते। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।